सुनील फिर अनुराग पर दबाव बनाते हुए पूछता है, तुम चुप क्यों हो गए अनुराग? बोलो, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अनुराग अपनी बात पर बने रहते हुए कहता है, कहा तो मैंने सुनील तुमसे कि मैं सीढ़ियों पर से गिर गया था। सुनील पलटकर कहता है, तुम फिर झूठ बोल रहे हो अनुराग। अनुराग खामोश रह जाता है, पलटकर कुछ नहीं बोल पाता है। सुनील अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, तुम सबसे झूठ बोल सकते हो अनुराग, पर एक डॉक्टर से नहीं। मैं देखकर पहचान सकता हूँ कि ये चोट तुम्हें सीढ़ियों से गिरकर लगी है या फिर किसी और चीज से। अनुराग सुनील से अपनी नजरें चुराने लग जाता है। अनुराग सुनील का सामना नहीं कर पा रहा था। सुनील अपने मन की बात अनुराग से कहता है, अगर तुम सीढ़ियों से गिरे होते ना अनुराग, तो तुम्हारे पैर पर छिलने के निशान होते। सिर्फ तुम्हारे पैर पर ही नहीं, बल्कि हाथ पर भी वैसे ही निशान होते। पर तुम्हारी चोटों को देखकर साफ समझ आ रहा है जैसे तुम्हारी किसी के साथ जमकर हाथापाई हुई हो। जैसे ही सुनील ये बात बोलता है, अनुराग की घबराहट और ज्यादा बढ़ जाती है। सुनील अनुराग के पैर को देखते हुए कहता है, तुम्हारा ये पैर का घाव देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे पहले किसी ने तुम्हें कसकर कहीं फेंका हो और किसी चीज से तुम्हारे पैर पर वार किया हो। जरा अपने चेहरे, हाथ पैर को देखो, कितने सूजे हुए हैं। उनसे साफ समझ आ रहा है तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हुआ है। सुनील की बातें सुनकर अनुराग को गुस्सा आने लग जाता है और वो गुस्से के साथ ही सुनील से कहता है, मैंने कहा ना तुमसे सुनील कि मैं सीढ़ियों पर से गिर गया था। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? जो सच था मैं पहले ही बता चुका हूँ। सुनील कहता है, वही तो मेरे समझ नहीं आ रहा अनुराग कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो। अनुराग गुस्से से सुनील को घूरने लग जाता है। अगले ही पल सुनील खुद अपनी बात को बदलते हुए कहता है, खैर छोड़ो, तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, तुम्हारी इच्छा। पर कल तुम याद से अपना एक्सरे निकलवाने आ जाना, तभी मैं बता पाऊंगा तुम्हारे पैर में हुआ क्या है। अभी बस मैंने काम चलाऊ ट्रीटमेंट किया है। अनुराग नम लहजे के साथ कहता है, हाँ मैं आ जाऊंगा सुनील कल। सुनील अपने बैग में अपना सामान पैक करता है और वहां से चले जाता है। अनुराग मन में सोचता है, इस सुनील को मैंने गलत ही बुला लिया। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं यक्षिणी के आने तक का इंतजार कर लेता, वो खुद ही मेरी मरहम पट्टी कर देती। ये सुनील काम कम करता है और सवाल जवाब ज्यादा करता है। अब इसे कैसे बताता कि मेरा ये हाल पंचिम गांव में हुआ है? अगर इसे पता चल जाता ना कि मैं पंचिम गांव गया था, तो ये बात फिर सबको पता चल जाती। इस सुनील के पेट में थोड़ी कोई बात पचती है। ये सबको बताता, फिर बल्लू को भी ये बात पता चल जाती। फिर बल्लू काका मेरी खबर लेते कि मैं आखिर वहां पर गया क्यों था। अनुराग यक्षिणी के बारे में सोचते हुए खुद से कहता है, ऊपर से अभी तो यक्षिणी अलग मेरी खबर लेगी, उसे अलग मनाना है। यक्षिणी को तो मैं मना ही लूंगा, पर वो एक बार आए तो, पता नहीं अभी तक आई क्यों नहीं। अनुराग सोफे पर बैठे बैठे ही यक्षिणी के आने का इंतजार करने लग जाता है। इंतजार करते करते ही कब थकान से उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। आधी रात बीत चुकी थी और अनुराग अभी तक सो रहा था। सर्द भरी हवाएं चल रही थी। वो हवाएं जैसे ही अनुराग के बदन पर पड़ती है, उसकी नींद खुल जाती है। जब अनुराग उठता है, अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि रात के 3 बज चुके थे। अनुराग दीवार पर लगी घड़ी को देखते हुए कहता है, ये क्या, आधी रात बीत गई? यक्षिणी अभी तक आई क्यों नहीं? अनुराग यक्षिणी को लेकर परेशान होने लग जाता है। उसके समझ नहीं आ रहा था कि यक्षिणी अभी तक आई क्यों नहीं थी। अनुराग यक्षिणी को पुकारने लग जाता है। अनुराग यक्षिणी को पुकारते हुए कहता है, यक्षिणी, यक्षिणी। अनुराग सोफे पर से उठता है और लंगड़ाते हुए ही अपने कमरे में पहुंचता है। यक्षिणी वहां पर भी नहीं थी। वो अपने कमरे में लगी खिड़की से घाट की तरफ देखता है, पर वहां भी अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। अनुराग यक्षिणी को लेकर परेशान होने लग जाता है। अनुराग खुद से बड़बड़ाता है, ये यक्षिणी तो मेरे कमरे में भी नहीं है। अगर यक्षिणी मेरे कमरे में भी नहीं है तो जरूर घाट पर ही होगी, पर आज तो अमावस्या या पूर्णिमा भी नहीं है। फिर यक्षिणी घाट पर क्यों गई होगी? लगता है मुझे वहीं पर जाकर उससे मिलना होगा। वहीं पर जाकर अब कुछ पता चलेगा कि आखिर बात क्या है। अनुराग घाट की तरफ जाने के लिए अपना कदम बढ़ाता है, तभी उसके पैर का दर्द भर जाता है और वो दर्द से कराहते हुए कहता है, आ मेरा पैर। इसका दर्द तो कम होने की जगह बढ़ते ही जा रहा है। क्या करूं, घाट पर जाऊं या ना जाऊं? अनुराग अपने दर्द को भूलते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे यक्षिणी से मिलना है, उससे बात करनी है। उसके लिए मैं घाट पर भी जाऊंगा, चाहे मुझे कितना भी दर्द क्यों न सहना पड़े। मैं अपनी यक्षिणी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अनुराग लंगड़ाते लंगड़ाते अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। अनुराग के पैर में हद से ज्यादा दर्द हो रहा था, पर यक्षिणी से मिलने की चाहत में वो उस दर्द को भी भूल गया था। उसके अंदर एक तड़प थी,
यक्षिणी से मिलने की उसकी तड़प ही थी जो उसे सर्द भरी रात में बंगलामुड़ा घाट पर ले आए थी। जब अनुराग बंगलामुड़ा घाट पर पहुंचता है तो देखता है कि बंगलामुड़ा घाट पूरा सुनसान पड़ा हुआ था। अनुराग यक्षिणी को पुकारते हुए कहता है, यक्षिणी, यक्षिणी कहाँ हो तुम? कोई जवाब नहीं आता है। उल्टा अनुराग को उसकी ही आवाज घाट पर गूंजते हुए सुनाई देने लग जाती है। अनुराग पागलों की तरह यक्षिणी को पुकारने लग जाता है। वो यक्षिणी को इतना पुकारता है कि उसका गला बैठ जाता है, पर फिर भी यक्षिणी का पलटकर एक जवाब तक नहीं आता है। अनुराग की घबराहट बढ़ने लग गई थी। अनुराग घबराते हुए खुद से कहता है, ये यक्षिणी आखिर चली कहाँ गई? ये मेरी बातों का कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही है? कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं पंचम गांव गया था भक्षानर के बारे में पता करने? अनुराग डरते हुए खुद से कहता है, हाँ जरूर उसे पता चल गया होगा, आखिर कल रात भर मैं वहीं पर जो था। अनुराग घाट के चारों तरफ देखते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो यक्षिणी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुम अपने लेखक बाबू को माफ नहीं करोगी? यक्षिणी का फिर कुछ जवाब नहीं आता है। अनुराग मन में सोचता है, आज से पहले यक्षिणी ने मेरे साथ ऐसा कभी नहीं किया। वो हर रात मुझसे मिलने आया करती थी, यहाँ तक कि जिस रात वो शिकार करती थी तो शिकार करने के बाद भी मुझसे मिलने आया करती थी, पर बस आज ही नहीं आई। कहीं यक्षिणी मुझे छोड़कर तो नहीं चली गई? मेरी सी गलती की वजह से मैं पंचम गांव जो चला गया था। अगले ही पल अनुराग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, यक्षिणी मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। आखिर वो मुझे प्यार करती है, वो मुझसे बस नाराज है, मैं उसे मना लूंगा। जब तक वो नहीं आती मैं यहीं पर उसका इंतजार करूंगा, उसे मुझसे मिलने आना ही होगा। इतना मन में सोचकर अनुराग फिर यक्षिणी को पुकारने लग जाता है, उसे आवाज लगाने लग जाता है। अनुराग रात भर यक्षिणी को पुकारते रहता है, उसे आवाज लगाते रहता है, पर यक्षिणी का कुछ जवाब नहीं आता है। जब सूरज निकलने लग जाता है, उसकी लालिमा आसमान में छाने लग जाती है, तो उसे एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी यक्षिणी के खिलाफ जाकर। जब यक्षिणी ने उसे मना किया था कि वो भक्षानर के बारे में कुछ पता न लगाए, तो उसने क्यों कुछ पता लगाने की कोशिश की? अनुराग अपनी गलती समझते हुए रोते हुए खुद से कहता है, सारी गलती मेरी है। मुझे भक्षानर के बारे में पता लगाने के लिए पंचम गांव जाना ही नहीं चाहिए था। न मैं वहां पर जाता, न यक्षिणी मुझे छोड़कर जाती। अनुराग एक उम्मीद के साथ किश्नोई नदी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो यक्षिणी, मुझे माफ कर दो। अपने लेखक बाबू के पास वापस आ जाओ। मैं कसम खाता हूँ ऐसी गलती दोबारा फिर कभी नहीं करूंगा। बस मेरी ये गलती माफ कर दो। वापस आ जाओ यक्षिणी, वापस आ जाओ। अनुराग घाट पर ही बैठे बैठे रोते हुए यक्षिणी को पुकारने लग जाता है, पर ना ही यक्षिणी का कुछ जवाब आता है, न यक्षिणी आती है। अनुराग की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। जब घाट पर भीड़ बढ़ने लग जाती है, लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है, तो अनुराग वापस से ग्रेवयार्ड कोठी पहुंच जाता है। ग्रेवयार्ड कोठी वापस आकर भी अनुराग उम्मीद नहीं हारता है। वो यक्षिणी के वापस आने का इंतजार करते रहता है। वो अपने कमरे में उसी खिड़की के पास कुर्सी लगाकर बैठता है जहां पर यक्षिणी खड़ी रहा करती थी और खिड़की से बाहर झांकती रहती थी। अनुराग भी वहीं पर खिड़की से बाहर झांकते हुए यक्षिणी को पागलों की तरह पुकारते रहता है। अनुराग यक्षिणी को दर्द भरे लहजे में पुकारते हुए कहता है, वापस आ जाओ यक्षिणी, वापस आ जाओ। सुबह से रात हो जाती है, पर यक्षिणी नहीं आती है। 3 दिन बीत चुके थे, पर यक्षिणी का कुछ अता पता नहीं था। अनुराग को यक्षिणी की जरा सी भी खबर तक नहीं थी। अनुराग को इस बात का पूरी तरह आभास हो गया था कि यक्षिणी उससे नाराज होकर उसे छोड़कर जा चुकी थी। अब वो उसकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आने वाली थी। अनुराग की एक गलती ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। इन 3 दिनों में अनुराग ने ढंग से न कुछ खाया था, न वो सो पाया था। आखिर वो कुछ खा पी कैसे सकता था? उसकी जिंदगी जो उसे छोड़कर चली गई थी। अनुराग की हालत खराब होते जा रही थी। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ने लग गए थे। ऊपर से वो अपने पैर का एक्सरे भी निकलवाने नहीं गया था। उसका पैर बुरी तरह फूल चुका था। उसके पैर को देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसका घाव बढ़ चुका है। अगले दिन अनुराग को इतना दर्द होता है कि उससे वो दर्द सहन नहीं होता है और उसे ना चाहते हुए भी डॉक्टर सुनील के पास जाना पड़ता है। जब अनुराग के पैर का एक्सरे निकलता है तो उसे पता चलता है कि उसके पैर की हड्डी नहीं टूटी है, सिर्फ मसल डैमेज हुआ था। लेकिन उस मसल डैमेज के साथ उसके पैर की कुछ नसें भी डैमेज हो गई थी, जिस वजह से कुछ घंटों में उस पैर में खून का बहाव कम हो गया था और उसके राइट पैर में लकवा मार गया था। 1 हफ्ता बीत चुका था। अनुराग कभी बैसाखी के सहारे चलता था तो कभी डंडे के सहारे। अब वो लंगड़ा कर ही चला करता था। इस 1 हफ्ते में ऐसा एक दिन नहीं था जब अनुराग ने यक्षिणी को याद न किया हो।
और उससे अपनी गलती की माफी ना मांगी हो। अनुराग हर दिन यक्षिणी को याद करता था। कभी घाट पर जाकर उसे पुकारता था तो कभी अपने कमरे में खिड़की के पास खड़े होकर उसे याद किया करता था। उसकी आंखें हमेशा आंसुओं से भरी हुई थी। उसकी आंखों में एक तड़प थी यक्षिणी से मिलने की, उससे अपनी गलती की माफी मांगने की। अनुराग ने सोच लिया था कि अब वो अपनी कहानी में भक्षानर के बारे में कुछ नहीं लिखेगा, उतना भी नहीं जितना उसे बल्लू काका से पता चला था। आखिर भक्षानर की वजह से यक्षिणी उसे छोड़कर गई थी। अनुराग इस एक हफ्ते में करीब 10 बार से ज्यादा कहानी लिखने के लिए बैठा था, पर वो एक शब्द तक नहीं लिख पाया था। उसकी उंगलियां कुछ टाइप ही नहीं कर पाती थी। वो यक्षिणी के जाने से इतना खफा था कि उसकी कहानियों में मन ही नहीं लगता था, जैसे यक्षिणी के जाने के बाद उसके दिमाग से उसकी कहानी भी चली गई हो। अनुराग बुरी तरह टूट चुका था। वो हमेशा अपने किए पर पछतावा करते रहता था। इस दुनिया में जब कोई किसी को छोड़कर जाता है तो उस शख्स को उसकी तन्हाइयां बांटने के लिए एक नया साथी मिल जाता है, और अनुराग को भी उसका एक नया साथी मिल चुका था। जब यक्षिणी अनुराग के साथ थी तो उसकी रातें कभी यक्षिणी के साथ तो कभी कहानियों के साथ कटा करती थी, पर जब से यक्षिणी उसे छोड़कर चली गई थी उसे रात की एक नई हमसफर साथी मिल गई थी, और वो थी शराब। यक्षिणी के जाने के बाद अनुराग इतना गम में डूब गया था कि शराब पीने लग गया था। वो रात तो छोड़ो, दिन में भी शराब पीने लग गया था। वो दिन रात नशे में डूबे रहने लग गया था। किसी के छोड़कर चले जाने के बाद सिर्फ इंसान की जिंदगी नहीं बदलती है, बल्कि इंसान भी बदल जाता है, और अनुराग भी यक्षिणी के जाने के बाद बदल गया था। वो शराबी बन चुका था। न उसका कोई किताब पढ़ने में मन लगता था, न कहानी लिखने में। वो बस अपने आप को दोष देते रहता था और शराब पीते रहता था, इस उम्मीद में कि एक दिन यक्षिणी उसकी ये हालत देखकर वापस आएगी और वो उससे अपनी गलती की माफी मांगेगा। पर अनुराग को क्या पता था कि यक्षिणी उसे छोड़कर उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।